1,00,000 से चालू करे और हर रोज़ का 0.5% कमावे, 0.5। 5 साल के अंदर में है ना, इंडिया में जितना प्रिंटेड मनी है ना वो सब उसके पास होगा। मैं जिस बिज़नेस में लगाता हूँ ना वो मोनोपोली बिज़नेस होना चाहिए। और आप बोलोगे 100 रुपया, भाई ये ले 100 रुपया। आप बोलोगे 1,000 रुपया, तो ये ले 1,000 रुपया। आपका कस्टमर ऐसे खड़ा है। 7 के शायद मिड में मैं घुसा हूँ और 2008 में के जनवरी में तो क्रैश हो गया। कभी ऐसे किसी से मिले हो जो कहता हो कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग से नफरत है, आई जस्ट हेट इट, और अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें अगर आप अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हो तो आप एक लूज़र हैं। आज हम बात करेंगे शब्बीर भिमाली से, जो कि एक्सट्रीम व्यूज़ के साथ आते हैं लेकिन 2008 से स्टॉक मार्केट में है, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो बनाया है। पैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और ठीक ठाक पैसा निकालते हैं और सिखाते हैं सोसाइटी में कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में मेजर फोकस ना रखते हुए भी बढ़िया रिटर्न निकाल सकते हैं और एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। हम इस पॉडकास्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर किसी को ट्रेडर बनने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को ऑप्शन बाइंग सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर साइड में भी पैसा लगाओगे तो ठीक ठाक रिटर्न निकाल सकते हो। आपका टेम्परामेंट उस हिसाब का होना चाहिए बस। तो शब्बीर भिमाली इन बिग बुल सीरीज फॉर यू। वी स्टार्ट शबीर ऑलवेज विद द क्वेश्चन, शायद आपने वीडियो कोई एक आधा देखा हो, बट अगर नहीं भी देखा मैं बता देता हूँ कि पहला सवाल हमेशा यही रहता है शबीर हमारा कि आपने जब स्टॉक मार्केट वर्ड सुना, सीरियस लेवल पे सुना, ऐसे सुनते तो अपन बचपन में भी बहुत है, तो व्हाट वाज योर परसेप्शन टुवर्ड्स इट? व्हाट वाज द परसेप्शन, आपके आसपास के लोगों की परसेप्शन, आपका इसको लेके नज़रिया क्या बना, फिर आपने क्या स्ट्रगल मारा शुरुआत में? सिर्फ शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। सो आई वांट यू टू गो बैक टू योर फ्लैशबैक मेमोरीज और उसके बारे में थोड़ा बताओ। आई स्टार्टेड इन 2007। सो मेरा जो पहला जॉब था वो शायद 2004 के टाइम पे था, एंड दैट वाज नॉट अ वेरी हाई पेइंग जॉब, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ आई यूज्ड टू सेव अ लिटिल एंड देन आई वांटेड अ साइड इनकम। सो मेरा वेबसाइट्स और ब्लॉगिंग तब चल रहा था, बट देन आई केम टू नो अबाउट इन्वेस्टिंग कि भाई पैसा है तो कहीं तो डालना पड़ेगा, और उतना भी नहीं था कि यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी एट दैट टाइम एज वेल। तो देन आई डिसाइडेड टू गेट इनटू द स्टॉक मार्केट, एंड दिस इज़ हाउ आई रियलाइज दैट यहाँ पे कुछ हो सकता है। फर्स्ट डे ऑफ माई एक्सपीरियंस वॉज कि ऐसा था कि आई परचेज्ड अ शेयर एंड सोल्ड इट विथ अ 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ मेरे को उस टाइम के 300 रुपये। 2007 की बात है। तो 300 मस्ट बी मच बिगर इन टर्म्स ऑफ आज की तारीख के हिसाब से। हाँ, मैंने इट वॉज 3-4 हज़ार something like that. No, but 300 was a day. My day job was not paying me 300 rupees in a day. So it was that much amount. हाँ. So then I started multiplying numbers कि भाई इससे तो कुछ हो जाएगा, and this is how it started into the stock market. But the numbers didn't play as we calculated. आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ये प्रॉफिट कैसे हो गया। हाँ, कैसे हो गया, मैंने इट वाज जस्ट कि भाई किसी ने बोला, मैंने बाय कर लिया, मैंने टिप आई ब्रोकर के तरफ से, यू बॉट इट, यू सोल्ड इट, यू मेड द डिफरेंस, 300 रुपये बच गए। देन यू स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स देखने के बाद यू मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड यू थिंक कि जॉब इज़ नॉट पेइंग मी एज मच एज स्टॉक मार्केट कैन पे मी। सो देन व्हाट हैपन्स इज आई ट्राई टू रिपीट दोज काइंड ऑफ प्रॉफिट्स, बट इट डिडंट हैपन। स्लोली जो प्रॉफिट आया था वो भी गया, फिर थोड़ा थोड़ा कैपिटल भी जाने लगा, एंड दिस इज़ वेयर आई टुक अ स्टेप बैक एंड वांटेड टू सी कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग। देन आई एम अ कीन रीडर, तो मैं वहाँ पे पढ़ रहा था, तो रीडिंग करते करते आई रियलाइज के आई मीन देयर आर सर्टन डेटा पॉइंट्स विच शोज़ के भाई स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द लास्ट 50 ईयर्स का डेटा, द वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ गोइंग इनटू द स्टॉक मार्केट इज़ इंक्रीजिंग, the number of people who are getting into the stock market is increasing. So it can't so happen कि everyone is a fool. तो यहाँ पे पैसा बन सकता है, it's just that I don't know. Correct. So then that is where my learning journey started.
That is when I started to learn. I started to follow international bloggers. Timothy Sykes उस time पे था. He was a price actions shorting. I mean, he was mainly into shorting, pump and dump. Timothy Sykes, and then there was a Niall Fuller from Australia. लर्न टू ट्रेड द मार्केट. तो उन लोगों के कोर्सेज मैंने लिए. 20-25 हज़ार के कोर्सेज होते थे उस टाइम पे, $300-500 के. तो आई परचेस्ड देयर CDs, देयर कोर्सेज. वहाँ से मैंने सीखना चालू किया एंड आई स्टार्टेड टू लर्न, डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. वहाँ से पेपर ट्रेडिंग की एंड दैट इज़ हाउ द कंप्लीट जर्नी ऑफ माई बीइंग इनटू द स्टॉक मार्केट इज़ देयर. And in the process, because I was a technical person, I also documented it into a blog. So this is my journey into the stock market, because I believed that we can make money from the market. I just went into it and kept on researching. ऐसा नहीं कि मैंने पैसा डालता गया, but I just kept on reading and then possibly found a way out. आपने जिस तरीके से सीखने की कोशिश की वो आज की तारीख में बिल्कुल बदल गया है. आजकल वीडियोस देखते हैं लोग, लाइव क्लासेस लेते हैं लोग, बट इन योर केस यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज, और वो भी फॉरेन लैंग्वेज ऑथर्स, विच कुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो इस चीज़ को, इस लर्निंग को कितना टाइम गया, क्योंकि मस्ट हैव बीन अ लॉन्गर ड्यूरेशन कंपैरेटिवली आज की तारीख में? Duration, see, there are two aspects to it. One is the time of time needed, and one of them is the time you actually invest in. There are two things to it. एक है कि आपको मालूम है कि ये होगा, तो you can go all in and keep on learning on a daily basis. But once you are not sure, let's say मैंने एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर का एक कोई, जैसे नाइल फुलर जो है, he is a forex trader. वो फॉरेक्स में कर रहा है, मेरे को इंडियन इक्विटीज़ में करना है. जैसे टिमोथी साइक्स है, ही इज़ अ पंप एंड डंप काइंड ऑफ अ ट्रेडर इनटू शॉर्ट सेलिंग. माने जो पंप जाते हैं उसके बाद शॉर्ट सेलिंग करता है उसको. तो अप्लाइंग दैट टू इंडियन मार्केट, तो आई वॉज नॉट श्योर कि ये चलेगा कि नहीं, बट इट लुक्ड इंटरेस्टिंग. सो देन व्हाट हैपन्स इज यू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट्स नॉट लाइक कि भाई यू डू इट ऑन अ वेरी कंसिस्टेंट बेसिस. आपको टाइम मिल रहा है वीकेंड्स पे, इस पे उस पे, यू You're not regular. हाँ, सो इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट. तो उसमें क्या होता है कि आज माने यू आर सर्टन, लेट्स से आज आपको न्यूज़ चैनल्स भी इतनी मिल जाएंगी विच आर कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग यू द न्यूज़. और वहाँ पे आपको लेट्स से आई डोंट बिलीव एनीबडी ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई दे आर मेकिंग प्रॉफिट, बट एक्चुअली दे आर मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, वी डोंट नो. बट लेट्स से आपको टीवी के ऊपर ऐसे बहुत सारे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग टिप्स के लिए, लेकिन लेट्स से रामदेव अग्रवाल जी है, या फिर आपको मिस्टर दमानी साहब हैं, या राकेश झुंझुनवाला साहब है, वो आपको टीवी पे दिख जाते हैं. देन यू कैन फॉलो देम, वो लोग क्या कर रहे हैं, एंड देन यू हैव अ पाथ. एट दैट टाइम द पाथ वॉज नॉट दैट क्लियर. तो ये फ़र्क तो था मोर और लेस. अच्छा, जो आप पंपिंग एंड डंपिंग शॉर्टिंग की टेक्निक बता रहे थे, कुछ याद है कि क्या एग्जैक्टली सिखाते थे वो? हाँ, मैंने वो मेरे को बाय हार्ट याद है, क्योंकि आई हैव डन इट, आई हैव ट्राइड इट इवन. लेकिन इंडिया में वो नहीं हो सकता है. तो टिमोथी साइक्स जो करते थे कि भाई क्या होता है कि बहुत सारे आज इंडिया में भी होता है, और इंडिया में भी वो चीज़ दिखती है, बट वी आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज दैट, बिकॉज इंडिया में यू कांट शॉर्ट सेल इन द कैश मार्केट. तो जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं जिसको प्रोमोटर्स या आपको टिप्स आती रहती है. तो वो क्या होता है, सर्किट मार के ऊपर जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उसका वॉल्यूम डिक्लाइन होगा, और अब मैनेजमेंट के पास या जो उसको पंप कर रहा था उसके पास पैसा ख़त्म हो गया, उसका मार्केटिंग ख़त्म हो गया. तो अब वो नीचे आना ही है. वहाँ पे अगर वो शॉर्ट कर दो आप, तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा. अच्छा, पेनी स्टॉक्स में शॉर्टिंग, ओके. कोई फंडामेंटल नहीं है, और उस पर वो सिर्फ विदाउट एनी रीज़न वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है. जब उसका वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ उस दिन आप उसको शॉर्टिंग करो, धीरे धीरे वो नीचे ही जाएगा. बट यू कैन डू इट इन इंडिया, बिकॉज ये सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होते नहीं हैं, सिर्फ कैश में होते हैं. तो यू कैन डू इट. लेकिन अगर आपको भी इंट्राडे में ऐसा कोई मिल जाए जो पंप हो रहा है, तो आप कर सकते हो. मैंने उस टाइम पे अप्लाई किया था इंट्राडे में, तो आपको मिल जाता है कभी कभी, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली इन इंडिया. जब 2008 का थोड़ा टर्मोल, हल्का फुल्का इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन मार्केट पे, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा था, बट पड़ा था.
आप थे उस टाइम पे एक्टिवली मार्केट में या अभी फेज चल रहा था सीखने का? नहीं, मेरा एक्टिवली नहीं था, मैं पैसिव हो गया था क्योंकि 2007-8 में रिलायंस पावर का जब आईपीओ आया था उसको मैं जस्ट नेक ऑन नेक निकल गया था, 200 समथिंग के रुपीज़ पे आया था और वो नीचे गया फिर ऊपर आया तब मैं निकल गया था। लेकिन मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन आई वॉज लुकिंग एट द मार्केट गोइंग डाउन। तो तब लगा होगा कि अच्छा मार्केट इतनी जल्दी इकट्ठे गिरती भी है। उतना तो विजुअलाइज मैंने उतना तो मैंने माइंड डेवलप ही नहीं था कि गिरती है कि उड़ती है, लेकिन आई मेड अ ह्यूज प्रॉफिट इन एसआर ऑयल जो मैंने 80 रुपये से लेकर 250 रुपये में 2 या 3 दिन में मैंने उसमें बनाया था। वो जो प्रॉफिट था वो इस फॉल में चला गया। अच्छा, ओके। ये मेरे को याद है। ये याद रहेगा, जो खुद के साथ बीतती है वो कभी नहीं भूलती। हाँ, वो कभी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि एसआर ऑयल मैंने 80-85 में ऐसे ही ले लिया था। वो सर्किट टू सर्किट 236 237 में मैंने निकाल लिया था। वो कुछ मेरा मैंने जो भी 30-40-50 हज़ार मैंने, आई डोंट रिमेंबर द अमाउंट, लेकिन वो डबल ट्रिपल हो गया था। और फिर वो जो हुआ वो आहिस्ता 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 जाता गया, मैंने वो फिर रिकवर नहीं हुआ। शुरुआत के जो दिनों में किस तरह की ट्रेडिंग करते थे? इंट्राडे में या कैश में, व्हाटएवर? मैं हमेशा से कैश में ही करता था। मैंने मेरी थोड़ी सी ट्रेडिंग की फ़िलॉसफी अलग थी। मैन इंडस्ट्रीज जो मेरा पहला था वो तो इंट्राडे ही था, लेकिन क्योंकि मैं जॉब करता था तो इंट्राडे वाज नॉट दैट इजीली पॉसिबल। तो ऐसा नहीं था कि मैं ट्रेड लेता था टाइम बाउंड कि भाई आज लेना है और आज ही बेचना है, लेकिन मेरा प्राइस बाउंड होता था कि भाई 150 में लिया तो 250 में बेचना है। अब 250 कल आता है, परसों आता है, 4 दिन बाद आता है, 10 दिन बाद आता है, दैट डजंट मैटर। ऑनलाइन था ये सिस्टम उस टाइम पे? हाँ, ऑनलाइन था। क्या यूज करते थे? नेस्ट, मोतीलाल ओसवाल में भी था, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में भी अकाउंट था, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी आपकी। पर कंप्यूटर वाली होती थी, मोबाइल ऐप्स नहीं आए थे तब? हाँ नहीं, मोबाइल में तो नहीं था। मोबाइल स्मार्टफोन्स तो थे ही नहीं तब, सिर्फ कंप्यूटर पे। और क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ और मैं कंप्यूटर पे ही जॉब भी था, कंप्यूटर्स में ही था, मेरे वेबसाइट्स भी थी 2003-4 से, तो ऑनलाइन ही करता था और ऑनलाइन ही होती थी। खुद से करते थे या डीलर से करवाते थे? नहीं, फ़ोन करके तो कभी करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ा था, बिकॉज आई एम बीटेक इन आईटी, तो मेरा तो जॉब ही कंप्यूटर पे बैठा बैठा ही होता था, तो कभी फ़ोन करके करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन उस टाइम पे क्या था, आपका आरएम्स होते थे तो आप करवा सकते थे, और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोग करवाते भी थे, बट मैं कभी उतना आरएम को कॉल करके भाई इस भाव पे ये बेच दो वैसा नहीं किया है कभी। हाँ, कभी कभी अगर सपोज़ को ऑफिस में है और ऑफिस से कोई ऐसा पता चल गया कि भाई इसको निकालना ज़रूरी है और वो फ़ोन कर दिया हो तो अलग है, बट दैट वाज नॉट द प्राइम वे ऑफ डूइंग अ ट्रेड। कितने साल के बाद समझ में आया कि यार इसको सीखना पड़ेगा? यही समझ लो ना कि मेरे घुसने के 2 महीने के बाद ही मार्केट का क्रैश शुरू हो गया। 2007 में मैं घुसा और 2007 के शायद मिड में मैं घुसा हूँ, और 2008 में के जनवरी में तो क्रैश हो गया। तो 6 मंथ्स के अंदर तो क्रैश शुरू हो गया रिलायंस पावर के आईपीओ के बाद। तो इसका मतलब ही ये है कि मेरे को जब से मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया वहाँ से लेके जो मैं गेन करता गया, वैसा नहीं कि वो उसी क्रैश में गया, ऐसा नहीं कि 6 महीने तक मैंने गेन किया, बट द गेन्स वे नॉट रिपीटेटिव। एंड आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा गेन होगा। रैंडमली कभी भी गेन आ जाता था और रैंडमली कभी भी लॉस आ जाता था। तो ऐसा तो पहले से ही पता चल गया था कि भाई अपने को सीखना पड़ेगा, एंड दैट वॉज विद इन 2-3 मंथ्स इटसेल्फ। फिर अगले कुछ सालों में आपने देखा होगा यार इंडस्ट्री बहुत अलग तरह से मूव हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, डीमैट अकाउंट ऑनलाइन, मोबाइल ऐप्स आ रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं, ये सब सामने देखा है होते हुए, इवॉल्व होते हुए। डिस्काउंट ब्रोकर यानी ज़ीरोधा जो है, जब उसने शुरू किया था तब आई वॉज अ ब्लॉगर और मैंने उसका रिव्यू भी किया था, एंड आई रेफर्ड अ लॉट ऑफ कस्टमर। मैंने डायरेक्टली नितिन कामत के साथ बात भी की हुई है। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वो इवॉल्व होता गया, मैंने काफ़ी कस्टमर्स उसको रेफ़र किए थे, और मेरा शायद अकाउंट अभी भी एक्टिव होगा, लेकिन उसमें से अब पेमेंट नहीं आ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि सम टाइम बैक आई एम नॉट टू श्योर, उन लोगों का वो पेमेंट देने का जो सिस्टम है वो शायद उन्होंने बंद कर दिया। उससे पहले मेरे को रेगुलरली पेमेंट भी आते थे फॉर रेफरिंग द कस्टमर्स, लेकिन फिर उन्होंने शायद ऐसा कुछ किया कि भाई आपको उनका एम्प्लॉय होके ही आप पेमेंट ले सकते हो, ऐसा कुछ एक क्लॉज आ गया था, विच आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जगह पे जॉब कर रहा था। तो आई कुडंट बिकम एन एम्प्लॉय, बट दे टोल्ड कि भाई आपके कोई रिलेटिव अगर, मैं बोला नहीं, मैं ये सब में नहीं जाऊँगा,
और शायद मैंने लास्ट कभी एक बार देखा था तो 5-6 लाख रुपए मेरा उसमें पड़ा हुआ है। कुछ एपी आजकल बनाते हैं ये लोग, एपी बनाते हैं, ऑथराइज पर्सनल। हाँ, ऐसा कुछ बनना पड़ता है और उसके बाद ही आपको वो पेमेंट मिल सकता है। मैं वो बनाने से पहले से मैं उनको रेफरल कर रहा हूँ। रेफर का मॉडल ही मेरे ख्याल से उस टाइम पे इतने स्केल पे बनना शुरू हुआ था, क्योंकि ब्लॉगिंग इंडिया में नहीं था एक्चुअली। मैं तो क्या कि मैं ब्लॉगर था और एफिलिएट मार्केटिंग में मैं डीप डाइव्ड हूँ, तो तब मैं जॉन चाओ, शू मनी, उन सबको भी फॉलो करता था। अच्छा, तो मेरे को एफिलिएट का मॉडल तो मालूम ही था। तो मैंने इंडियन में शायद ज़ीरोधा पहला ही था और अभी तक लगभग कोई नहीं है। मैंने हाँ, अब अपस्टॉक्स और एंजल वन शायद आ गए हैं, लेकिन तब सिर्फ ज़ीरोधा ने ही चालू किया था एफिलिएट मॉडल। इंट्राडे कैश एफ&ओ ट्राई किया उसके बीच में कभी? नहीं, कभी एफ&ओ ट्राई भी नहीं किया, करता भी नहीं हूँ, कभी जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। ओके, चलो यहाँ पे टाइम बिताते। क्यों? मैंने आई डोंट सी ए रीज़न के एफ&ओ क्यों करना चाहिए। देर आर 3 मेन रीजंस के एफ&ओ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि एफ&ओ करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। यू शुड ट्राई एफ&ओ। मैंने आपको पहले तो एफ&ओ एज अ प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, समझे बगैर तो कुछ होगा नहीं। और मैं जितनों को देख रहा हूँ किसी को कोई वो प्रोडक्ट समझ में ही नहीं आ रहा है। वाई एफ&ओ अगर मैं बोलूँ तो देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन आंसर के भाई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन इज़ ए हेजिंग प्रोडक्ट। अभी मेरे को मालूम है, लेकिन तब मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता था, समझ में ही नहीं आता था। और जो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आवे, मैं एज अ डेवलपर मेरे को जो चीज़ समझ में नहीं आता है, मैं वहाँ पे जाने से बहुत डर लगता है। अगर आपको सपोज करो मैं बोलूँ कि भाई कन्विंसिंगली आपको मालूम है कुछ, तो यू कैन बेट अ लॉट मोर। और जिसमें नहीं मालूम है, ठीक है यार 50,000 लगा देना, तो 50,000 में आपका डबल हो जाएगा, तब भी आप 50,000 ही कमाओगे। लेकिन अगर आपको जो चीज़ समझ में आता है उसमें आपने अगर 20 लाख रुपया लगा दिया और 10% भी मिला तो आप 2 लाख रुपये कमा रहे हो। और सेकंड है कि बिकॉज आई एम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो मेरा फाइनेंस में उतना भी कुछ समझ नहीं है कि भाई मैं बहुत कुछ समझ सकूं। धीरे 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 जितना समझ में आ रहा है उतना अपने समझ रहे हैं। तो जितना मैं समझा उसमें मेरे को समझ में आया कि फ्यूचर ऑप्शन मेरी समझ के ही बाहर है। कि भाई जून में मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों एक्सपायर करना है, मेरे को जो चीज़ चाहिए उसका एक टाइम क्यों है, और अगर टाइम है तो मेरे को 20 साल बाद का टाइम दे दो। तो वो ऑप्शन है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वार्टरली एक्सपायरी देते 3 महीने की। हाँ, पर क्यों? मैंने वो लेट्स से मेरे को एक चीज़ खरीदनी है। ऐसा तो है नहीं कि मैं मोबाइल फ़ोन खरीदता हूँ तो भाई 3 महीने के लिए मोबाइल फ़ोन आपने खरीदा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट्स में एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट है ये, तो अब जैसा बन गया है, जैसा बन गया उसका लॉजिक क्या है, दैट आई एग्री विद यू कि क्यों, ठीक है आपने बनाया, बट वाई यू आर पुटिंग एन एक्सपायरी। दवाई थोड़ी है कि ये एक्सपायर हो जाएगी, प्रोडक्ट है, पैसा लगा रहा हूँ मैं। फेयर इनफ क्वेश्चन। तो आप कह रहे हो कि ज़रूरत भी नहीं, जो चीज़ की समझ नहीं है और जो चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आती है समझ में उसको और कैपिटलाइज करके वहाँ पे मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ। अगर इंडिया की ऑप्शंस ट्रेडिंग या टर्नओवर की बात करें ना अपन, तो इंडेक्स ऑप्शंस ऑलमोस्ट डबल हो गया है। मतलब आज की तारीख में तो लास्ट 1.5 ईयर्स, मतलब रोज़ का 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। दैट्स द वैल्यू। एंड बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर जो होते हैं ना, वो पहला कदम है ना, वो ऑप्शन बाय कर लेता हूँ मैं, ITM ATM OTM, वो सबसे पहले चाहे सीख के जाते हैं चाहे बिना सीखे जाते हैं, पर वो जाते ही वहाँ पे हैं और 100% नहीं पता उनको कि वो क्या चीज़ है। बस उनको ये पता है कि इसका मैं ये कर लूँगा तो शायद ये हो जाएगा। ये बड़ा शायद वर्ड है ना, बहुत भारी वर्ड है वहाँ पे, क्योंकि इट्स अ स्लिपरी ग्राउंड ना, दे डोंट नो वेयर दे आर गेटिंग इनटू। सो तुक्के पे है, देयर इज़ नो बहुत बड़ा कोई डीप कनेक्शन नहीं रहेगा मार्केट के साथ। आ गया ठीक है, नहीं तो ना सही, ये वाला लॉजिक रहता है। बट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट समथिंग, मोबाइल फ़ोन भी खरीदना है तो अपन सारे फीचर चेक करते हैं, खुद अपने हिसाब से बाय करते हैं, किसी के कहने पे चाहे कोई भी क्यों ना कह दे, वी डोंट बाय इट। तो आई एग्री विद यू फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू वांट टू डू इट, मेरी तरफ से मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लाइक यू आर सेइंग, आप कह रहे हो कि मेरे को कुछ सेंस नहीं बनती। आई एम सेइंग कि अगर समझ में आता है तो कर लो। मैं ये कहता हूँ अगर जिसको समझ में आ गया, ठीक है, मैं उसको भी देखा हूँ कि वो लोग भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई इंडिया में तो हेज फंड्स है नहीं ज़्यादा, या हेज फंड का कॉन्सेप्ट भी उतना नहीं है जो एक्चुअली में जिसको हेज फंड बोलते हैं। लेकिन आप मेरे को एक ऐसा बड़ा इन्वेस्टर दिखाओ जिसने 2-5 हज़ार करोड़ कमाया हो और ऑप्शंस में से कमाया हो, 1।
गिव मी वन एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू 10 एग्जाम्पल जहाँ से मैं कर रहा हूँ, मैं को समझ नहीं है लेकिन उनको तो समझ है। जो आज के तो 3-4 साल से या 5 साल से F&O में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1000 बंदा शुरू करता है, उनमें से 10,000 बंदा शुरू करता है, उनमें से शायद एक ऐसा होगा जो टिका हुआ है। वो अगले 5 साल 10 साल बाद शायद इस सवाल का जवाब दे पाए। नहीं शायद। होगा, क्योंकि मैं भी शायद लगा रहा हूँ। मैं आपको और काउंटर करता हूँ। अगर 1 लाख रुपए से चालू करे और हर रोज का 0.5% कमावे, 0.5, 5 साल के अंदर में है ना, इंडिया में जितना प्रिंटेड मनी है ना वो सब उसके पास होगा। ये मैथ कर चुके हैं आप? हाँ, ये मैथ्स कर चुका हूँ मैं, मैथ्स नहीं किया हूँ, कोरा पे है। अच्छा, कोरा पे है। कोरा पे है। मतलब 1 लाख से शुरू करेंगे, रोज का 1 लाख नहीं, $1,000, $1,000 यानी कि 80,000 से शुरू करो। 5 साल के अंदर में इंडिया का सारा पैसा आपके पास होगा, या टॉप 1000 में हो जाओगे। मैंने उसका पूरा है, मैं आपको लिंक दिखा दूंगा। और 10 साल के अंदर में आप यूएस को खरीद सकते हो, माने कंट्री को। माने उसने ऐसा ही दिखाया कि इतने साल के बाद आप इसकी लोन भर सकते हो, इसकी लोन भर सकते हो, फिर जितना डॉलर प्रिंट हुआ है वो सब ले सकते हो 10 साल के अंदर में। हर उसका 0.5%। मैं तो कहता हूँ कि भाई वो गलत है, और वीकली 0.5% आप कर लो तो भी 40 साल के अंदर में तो हो जाएगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, दिखता बहुत अच्छा है, बट कंसिस्टेंसी इज़ नॉट पॉसिबल। या आई एग्री विद यू। पर जो 4-5 साल से कर रहा है, मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि वो टिका हुआ है। तो आई डोंट वांट टू टेक हिज कॉन्फिडेंस डाउन। इट्स पीपल हु मेक मनी। इट्स नॉट कि भाई ही विल नॉट मेक मनी, बट आपका यू हैव टू कैलकुलेट कि भाई आपका टाइम कितना जा रहा है उसके अंदर, आप वो टाइम में वही सिर्फ कर रहे हो। कैन यू डू समथिंग बेटर, कैन दिस बी ऑटोमेटेड। अब तो AI भी आ गया है। करते हैं इंजन रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो। हाँ, ट्रेडिंग इज डिफरेंट, अगेन ऑप्शंस इज डिफरेंट। मैं ऑप्शंस की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। एंड ट्रेडिंग क्या होता है कि इट्स अ डिफरेंट बीस्ट, ऑप्शंस इज अ डिफरेंट बीस्ट। और ऑप्शंस में तो लगभग मेरे को, मैंने जितना मेरा नॉलेज है, आई हैवंट सीन अ सिंगल पर्सन हु हैज मेड से 1000 crores और समथिंग लाइक दैट इन इंडिया। एज ऑफ नाउ आई एग्री, एज ऑफ नाउ नॉट, अभी नहीं, पर मैं 5 साल का टाइम भी ले रहा हूँ उसके लिए कि आएंगे। हाँ, लेट्स सी आई होप। मैंने इसमें क्या होता है कि मार्केट के 5 साल 10 साल के अंदर में एक अप एंड डाउन आता है, तब जो वो रिस्क मैनेजमेंट उसमें नहीं होता है। तो लेट्स सी। बहुत सारे लोग कमेंट करके कहेंगे कि जो 1000-5000 करोड़ कैश से बने हैं, इन्वेस्टिंग से बने हैं, वो कौन से 5 साल में बने हैं, उनको भी टाइम लगा है। दोनों चीज़ें कैन को एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन दी काइंड ऑफ अ पर्सन। सेबी का रिपोर्ट अगेन वो है 90% लोग लूज मनी, और अगर जीरोधा का रिपोर्ट देखें तो 99% ऑफ द पीपल डोंट इवन मेक मोर देन बैंक रिटर्न या समथिंग ऐसा कुछ है कि भाई 90% लूज कर रहे हैं, लेकिन जो 9% जो 10% जो बना रहे हैं उसमें से 9% तो बैंक FD को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीड। पर जो 1% है ना, वो कभी 99 में था। हमें CA जो बनते हैं ना साल में, वो 2% बनते हैं। तो ट्रेडर अगर 1% बन रहा है तो हैप्पी है ना। CA को तो सिखाने के लिए पूरा एक फाइल लगा हुआ है, ICAI लगा हुआ है, तो ट्रेडर को तो यूट्यूबर सिखा रहे हैं। ये मज़ेदार कॉन्वर्जेशन है। आई लाइक वेयर इट इज़ गोइंग एंड आई वुड लाइक टू हैव, मैं सोच रहा हूँ कि इसको अलग से कभी करने की कोशिश करेंगे 3-4 लोगों के साथ। एक मज़ा आएगा टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। ओके। तो शबीर, मूविंग ऑन इन व्हाट वाज हैपनिंग इन योर लाइफ, कि आपने उस सोचा, तब से सोचा और अभी भी आपकी सोच काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि F&O इज़ नॉट गुड थिंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्टाइल। तो आप कैश में रहे, आपने इंट्राडे किया, आप अपने आप को कब आपने डिफाइन कर दिया कि मैं इन्वेस्टमेंट या एक इन्वेस्टर के तौर पे ही अपने आप को रखूँगा मार्केट में? अगेन देयर इज़ अ वेरी क्लियर मैं तो देखता हूँ यूट्यूब पे भी आता है रिकमेंड, बट क्या होता है कि एज अ ट्रेडर यू कांट कीप ऑन इंक्रीजिंग योर बेट्स। तो ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपका 3 या 4 मैक्सिमम ओपन पोजीशन एट अ टाइम हो सकती है, उससे ज़्यादा इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने तो ट्रेडिंग किया हुआ है, बट क्या होता है कि ट्रेडिंग में यू हैव अ स्टॉप लॉस एंड अ टारगेट। तो आपका लेट से 2% का स्टॉप लॉस है और 5% का टारगेट है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो आपकी जब पोजीशन 1 लाख की है तो 2% 2000 रुपये आपका जाने का है, 5000 रुपये आपको मिलने का है, तो यू कैन टेक अ बैट।
जब आपकी पोजीशन 10 लाख रुपए की है तो 2% इज 20,000, दैट इज ऑल्सो डूएबल। लेकिन जब आपकी पोजीशन 50 लाख रुपए की है देन द 2% बिकम्स टू मच, क्योंकि आपका लाख रुपया जा रहा है। आप अगर लाख रुपए का रिस्क ले रहे हो, दैट इज अ टू मच रिस्क फॉर मी। हो सकता है वो आपके लिए ना हो सकता है किसी और के लिए, बट दैट अमाउंट 2% का जो लॉस है इट विल बी साइजेबल अमाउंट एट सम पॉइंट। हो सकता है आपकी मंथली इनकम अगर 5 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया आपके लिए माने स्टॉप लॉस मैटर नहीं करता है, आपके लिए 10 करेगा। करेक्ट। बट इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द जीरोज यू कैन टेक अ पोजीशन कि भाई ठीक है मेरा आज 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है अगर तो मैं 20 लाख रुपए लूज करने के लिए तैयार हूँ, मैंने आई कुड डू इट। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा पोर्टफोलियो अमाउंट बढ़ता गया लेकिन मेरी पोजीशंस छोटी हो गई। मैं लेट्स से मेरा 50 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो मैं बोला नहीं यार 2 लाख 1 लाख रुपये नहीं, तो आपने 20,000 तक लेते तो आपने 10 लाख की पोजीशन ले रहे। तो स्लोली बट श्योरली क्या हुआ कि यू डोंट गेट द रिटर्न अनलेस यू रिस्क इट एट अ वेरी, मैंने आपको रिस्क मैंने यू डोंट अंडरस्टैंड द रिस्क। तो क्या हो गया कि देन स्लोली बट श्योरली आई थॉट कि भाई ये तो क्या है कि इट्स नॉट स्केलेबल जिसको बोलते हैं आईटी के टर्म्स में। तो देन व्हाट हैपेंस इज कि भाई इन इन्वेस्टमेंट आई कैन टेक 15 बेट्स आल्सो विच कैन गो इन पैरेलल। हाँ, तो दैट इज वेयर आई मूव्ड इनटू द इन्वेस्टमेंट थिंग। तो बियॉन्ड अ पॉइंट, मैंने एक पॉइंट के बाद आपके अकाउंट में जब आपकी इंक्रीमेंटल पोजीशंस बड़ी नहीं कर पा रहे आप, दैट इज व्हेन आई मूव्ड इनटू द इन्वेस्टमेंट। इस डिसीजन को लेने में कितना टाइम गया शबीर आपको? आई वुड से मैंने एग्जैक्टली ऐसा तो है नहीं कि भाई आज से मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। सो इट वॉज अराउंड 13 और 14 दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरा जो पोजीशंस होगा वो ट्रेडिंग की पोजीशंस नहीं होगी, यानी कि ऐसे नहीं होगा कि भाई मैं ओपन पोजीशंस उसको नहीं रख सकूँ। सो आई नीडेड स्लीपलेस नाइट्स एंड स्टिल आई कैन कीप माई पोजीशंस ओपन। तो 13-14 के अराउंड हो सकता है। अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें लास्ट जो पोजीशन है वो 2016 से कंटिन्यू है। 2016 के मेरे बहुत सारे शेयर्स हैं जो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो 16 से तो है ही ये कि आई स्लोली मूव्ड इनटू द इन्वेस्टमेंट या फुल्ली मूव्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। बट 15 या 14 में भी शायद थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो जो मैंने 18-19 में बेच दिया हो या ऐसा हो। कभी लालच नहीं आया कि यार कम कमा पा रहा हूँ एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग शुरू में? इट्स नॉट लाइक कम कमा पा रहा हूँ, मैंने यू हैव टू पुट अ, मैंने ये एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है कि हाउ मच इज़ टू मच। लेट्स से अगर मैं देखता हूँ कि भाई मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई विल सी पीपल के फर्स्ट क्लास में वो प्राइवेट जेट में कोई ट्रैवल कर रहा है। किसी का छोटा प्राइवेट जेट है तो फिर बड़ा प्राइवेट जेट आता है, बड़ा प्राइवेट जेट है तो मैंने इट देयर इज़ नो एंड टू इट। तो यू हैव टू, मैंने वैरन बुफे को अगर आप पढ़े होंगे तो यू हैव टू गेट रिच स्लोली, क्योंकि बेल कर्व में जाता है, जो जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतना ही जल्दी नीचे आता है। सो इट्स ऑलवेज अ बेल कर्व। सो इफ़ यू टेक अ लॉन्ग टाइम टू गो अप यू विल हैव अ लॉन्गर टाइम टू गो डाउन एंड यू विल गो डाउन। मैंने मरना तो हर किसी को है। तो इट्स ओके इफ़ आई गो स्लोली। तो मेरा जो टारगेट रहता है 26% CAGR का टारगेट रहता है और 10 ईयर्स में 10x हो जाता है। सो माई आइडिया इज़ नॉट कि भाई मैं 1 लाख रुपया लगा के 10 लाख रुपया कमा लूँ, बिकॉज आई हैव अ कैश फ्लो, आई हैव अ गुड अर्निंग या डिसेंट अर्निंग्स पर मंथ। सो वॉट हैपन्स इज आई कैन पुट इन मोर मनी एंड गेट्स 26% CAGR रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये फिलोसफी को एक प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी बना के यू हैव काइंड ऑफ केप्ट इट विद योरसेल्फ। हाँ। आज की तारीख में व्हेन यू लुक एट अ कंपनी व्हाट डू यू लुक इनटू इट? ये तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारा बोला हुआ है। और पहला तो मैं चीज़ मैंने 5 मेन थिंग्स जो मैं देखता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज़ ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर उसका ROC कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर नहीं रहता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड अनलेस एंड अनटिल अदर 4 पैरामीटर्स आर इन लाइन or companies working towards improving this. How do you know that? How do we know that? You have to read the annual reports, you have to read the commentary and जो earnings call होती हैं उनकी जो transcripts होती है उसमें ये question आएगा ही। तो आप देखो कि मैनेजमेंट ने इसका क्या जवाब दिया है और
लेट्स से आपका 12% है और आपका क्राइटेरिया है 20% या 15%, तो हाउ इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स दैट 15 या 20%, कितने टाइम में वो लोग मूव करेंगे, कैसे मूव करना चाहते हैं, कब कब वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। और फिर मैंने एक ROC का बहुत डिटेल वीडियो भी बनाया कि कंपनीज कैसे अपने ROC इंप्रूव कर सकती हैं। पैरामीटर्स आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी इज़ मूविंग टूवर्ड्स इंप्रूविंग ROC। जैसे आपका सेम बिजनेस है, सेम सेल्स है, लेकिन जैसे एक कंपनी है HUL, वो अपने सप्लायर्स को या अपने कस्टमर्स से 2 वीक्स में पेमेंट ले लेती है और अपने सप्लायर्स को 180 डेज़ के बाद पेमेंट देती है। देन व्हाट हैपेंस इज कि उसका आप ROC देख, स्क्रीनर में डेटा अवेलेबल है और मैंने वीडियो में एग्जैक्टली यही शेयर किया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैसा जो है अपने पास जल्दी ले लेती है, उस पैसे को वो यूज़ करती है 6 महीने और उसके बाद देती है, तो इसके लिए उसका ROC 100% प्लस आता है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ बिजनेस। वैसे ही एशियन पेंट्स आप देख लो और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आप देख लो, वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिन लोगों को ये सब फैक्टर्स करके वो लोग ROC इंप्रूव करते हैं। तो लेट्स से आपको ऐसी कोई कंपनी मिली जिसकी ROC अभी तक नहीं अच्छी है, तो वो लोग अगर ये पैरामीटर के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई वो अपने इन्वेंट्री डेज घटा रहे हैं, अपने सप्लायर से बोल रहे हैं कि भाई हम आपको लेट से पेमेंट देंगे लेकिन अपने कस्टमर से जल्दी पेमेंट ले रहे हैं, उनका डिफरेंस बढ़ रहा है घट रहा है, दैट इज़ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि वो अपने ROC के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो स्पेसिफिक कमेंट्री होती है या मेथडोलॉजीज होती हैं अपने ROC को इम्प्रूव करने की या किसी भी रेशियो को इम्प्रूव करने की, ये एनुअल रिपोर्ट्स में है, कहाँ पे यूज़र पढ़ेगा इसको, या न्यूज़पेपर्स में आता है ये चीज़? नहीं, आपको न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये जैसे स्क्रीनर में मैंने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ खोला, इसके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे देखिए आपको सारी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। उन्होंने जो जो अर्निंग्स कॉल किए हैं उन सारे को यहाँ पे वो इन वन गो देख लेता है। ये BSE की वेबसाइट में आपको ले गया जहाँ पे आपको PDF फाइल मिल गया। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि लेट्स से ROC का अगर कुछ है तो ROC उन्होंने कैसे इम्प्रूव करने की बात की है कि नहीं। अगर इनकी ROC ख़राब है तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ की ROC नहीं ख़राब है, इसलिए वो क्वेश्चन आएगा नहीं। इनकी ROC कंसिस्टेंटली अबव 26% है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी ROC नहीं अच्छी है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वंस यू गो थ्रू ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स एंड कॉन कॉल्स, तो आपको पता चलेगा कि भाई मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, क्या क्या पैरामीटर्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, क्यों उनका वो सारे पैरामीटर्स देखने चाहिए अपने को, एंड थिंग्स लाइक दोस। अभी जैसे आपने बता दिया इतना परसेंटेज अच्छा है या क्या है, अभी ये वेरी भी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं और उनका रिटर्न ROC रिलेटेडली। हाँ, तो अपने को तो ऐसा कोई है नहीं गन पॉइंट पे कि आपको सारी इंडस्ट्रीज़ में लगाना है। आप उसी इंडस्ट्रीज़ में लगाओ जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ लो, ऐसे बिजनेसेस में लगाओ, बिकॉज यू नीड अ वन विनर। तो आप कह रहे हो कि उधर जाने का ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं है? फ़ायदा ही नहीं। जहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आप ये काम कर रहे हो उसमें आपको 10 रुपया मिलेगा, आप वो काम करोगे थोड़ी। अभी सपोज करो आप मेरे को बोलोगे सबीर भाई आप IT में काम करते हो, टेक्नोलॉजी, और फॉर वॉट एवर योर आवरली रेट इज़, आपको मैं बोलता हूँ कि ये काम करो जिसमें आवरली रेट 1/10 है, आप बोलोगे बेवकूफ़ हो तुम, मेरे को कहाँ वो ज़रूरत है। हाँ, अगर तुम बोलते हो कि भाई गन पॉइंट पे ये करना ही पड़ेगा, देन ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपका ROC है ही नहीं, आपको अगर धंधा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा बैंक में रखने से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट है, तो मैं आपको पैसा क्यों दूंगा। लेट्स से यू एंड मी डिसाइड कि भाई अपने पार्टनरशिप करते हैं, तो आप बोलोगे ठीक है सबीर भाई आप 5 लाख रुपए लगाओ, मैं 5 लाख रुपए लगाता हूँ। बोला बहुत अच्छी बात है। बोला आपको महीने का 2000 रुपये मिलेगा, तो डू यू थिंक आई विल बी इंटरेस्टेड? Nobody would be. Nobody will be interested. बट शेयर मार्केट में लोग लगा रहे हैं पैसा। ROC 2%, 5%, 7%, 9%, 11% है, तो 9% तो आपको बैंक में लगाने से भी मिल रहा है। अरे शबीर, 10 रेशियो और है ना जो दिमाग ख़राब कर देते हैं यूज़र का। आपको वो ही रेशियो देखना है जो मेक सेंस करता है, जो सेंस ही नहीं करता है। आप अगर वो रेशियो देखेंगे तो 1000 रेशियोज है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई स्टडिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, यू चूज वन दैट मेड सेंस, सो यू हैव टू फॉलो दैट मेक सेंस। जितना पैसा लगाया उसके ऊपर कितना रिटर्न कमाया, मेरे को ROC बताओ, उसके बाद बात करेंगे। ये हो गया पहला। व्हाट अगले 4 फैक्टर क्या हैं? आपने कहा 5 फैक्टर्स हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि भाई आपकी पास्ट ग्रोथ कितनी है
और फ्यूचर ग्रोथ कितनी हो सकती है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। तो आपकी जो ग्रोथ है वो अगर पास्ट में है और मेरे को लगता है कि ये सेक्टर जो है धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और आप सेक्टर से ज़्यादा कमाओगे, एंड इफ़ योर मेरा जो बेंचमार्क है वो 26% है, 3 ईयर्स में डबल या 10x इन 10 ईयर्स। तो अगर आप 10x इन 10 ईयर्स नहीं करोगे तो आपके साथ पार्टनर बन के मैं कैसे करूँगा? तो मेरा जो ग्रोथ टारगेट होता है वो 26% CAGR होता है। तो ये मैं देखता हूँ कि भाई 26% CAGR ग्रोथ पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड। मतलब ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जो फिल्टर होते जाएंगे। आपने ROC का फिल्टर लगा दिया, अभी आप CAGR लगा रहे हो। CAGR 26% इज नॉट दैट ईजी। हाँ, तो आई विल चूज, अगर बिजनेस 5 भी मिले तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी 3 फिल्टर होने वाले हैं। हाँ, तो इसके बाद जाके देखते हैं कि 10-12 कंपनियों से ज़्यादा होता नहीं है। 26% ही क्यों? 3 ईयर्स में डबल, 10 ईयर्स में 10x। ठीक है, मूविंग ऑन, मेक्स टोटल सेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मैं जिस बिजनेस में लगाता हूँ ना वो मोनोपोली बिजनेस होना चाहिए। आप अकेले बंदे हो जो अकेले ही काम करते हो और आप बोलोगे 100 रुपया, भाई ये ले 100 रुपया, आप बोलोगे 1000 रुपया तो ये ले 1000 रुपया। आपका कस्टमर ऐसे खड़ा है, लाख लाख रुपए का फ़ोन एप्पल बेचता है और लाख लाख लोगों की लाइन लगती है। कैसे करता है दैट इज़ इमटेरियल, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ बिजनेस दैट आई इन्वेस्ट इन। तो ऐसा बिजनेस जो कस्टमर जो बोले, आप जो बोलो कस्टमर वो पे करे, आप जब बोलो तब वो लेने के लिए तैयार हो, आप जैसे बोलो वैसे वो डिलीवर करने के लिए तैयार है। दैट इज़ द काइंड ऑफ बिजनेसेस आई इन्वेस्ट इन। कोई इंडिया में ऐसी कोई कंपनीज बताओ आपकी नज़र में जो हैं मोनोपोलीज, 2-3। पहले तो है PI इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, डिवीज लैब, ओके। फिर उसके बाद मेरे को भी पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा। नहीं ठीक है, आई गेट द आइडिया। तो ये मोनोपोली हैं, इनका CAGR भी चेक करोगे, ROC ही भी चेक करोगे? सबका CAGR, जब आप मोनोपोली हो तो आपका तो वो सब फैक्टर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, क्योंकि आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई आपका धंधा बहुत अच्छा है लेकिन आपका कस्टमर के पास से आप 1 रुपया कमा रहे हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। आप उसके पास से मैंने सफिशिएंट अमाउंट, इसको मैं जो देखता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है OPM, वो 20% के ऊपर ही होना चाहिए। 2-5% वाले बिजनेस में मज़ा नहीं है। कितने साल का? जितना साल स्क्रीनर दिखाता है सारे सालों में वही होना चाहिए और उसके पहले भी वही होना चाहिए। एटलीस्ट 5-7 साल तक तो आपका ये होना चाहिए। एक वन ऑफ आपका OPM अच्छा आ गया वो नहीं होना चाहिए। हाँ। जैसे अभी वो एक का मेरे को आइडिया आया, फाइन ऑर्गेनिक्स करके एक बिजनेस है, उसका OPM अभी बहुत हाई गया है लेकिन फिर भी वो 20% के लेवल पे रह रहा है, एंड इट्स अ वेरी यूनिक एंड मोनोपोली बिजनेस। वो अकेला ही है जो ऑलियोकेमिकल्स बनाता है अभी। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेयर इज डोमिनेटिंग द होल इंडस्ट्री। ओके, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होंगी, वैसे मेरे को लगता है ड्रैग कर रहा हूँ मैं ये, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होंगी जो कि जिनका मार्केट कैप, मतलब मार्केट साइज बहुत छोटा है वैसे भी, इवन इफ दे आर ए मोनोपोली दे विल नॉट डू वेल in terms of making a lot of money. हाँ, इसीलिए द सेकेंड वहाँ पे आ जाएगा ना कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसका ग्रोथ कितना होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो मोनोपोली जैसे लगते भी हैं, और मैं एक उनको फॉलो करता हूँ, सौरव मुखर्जी को, और उनका भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनका थोड़ा सा अलग है। हाँ, कॉफ़ी कैन में, लेकिन उनका भी यही है, लेकिन उनके लिस्ट में शायद PI इंडस्ट्रीज आज तक कभी आया नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो शायद कस्टमर्स रिलेटेड करते हैं, B2B में शायद वो इतना नहीं है, इसलिए नहीं आया है PI इंडस्ट्रीज। लेकिन उनका भी यही सिमिलर अप्रोच है और मेरा भी सिमिलर अप्रोच है, और उनकी मैं स्टडीज़ भी काफ़ी फॉलो करता हूँ क्योंकि वहाँ से मेरे को काफ़ी आइडिया मिलता है। लेकिन साइज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस बहुत कम है, तो बैंकिंग या उसमें मेरे को, मैंने HDFC बैंक उनके लिए मोनोपोली है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है वो कैसे मोनोपोली है, क्योंकि वो क्या है कि वो कुछ ROI देखते हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ है और उसकी वजह से उनको लगता है कि वो मोनोपोली है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एन ICICI बैंक एंड एन HDFC बैंक, और अगर आप उसके ऊपर से लेबल हटा दो तो वो मोनोपोली नहीं रहता है। तो
ऐसा नहीं है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ लिमिटेशन ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, तो मेरे को वो नहीं समझ में आता एज अ मोनोपोली बिजनेस। हालांकि उनका सारे पैरामीटर्स में फिट आती है, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई एक बैंक कैसे मोनोपोली हो सकती है। अगर यहाँ पे HDFC बैंक एक खोल सकती है तो ICICI भी वहाँ पे खोल सकती है। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अगर HDFC ICICI को एग्जिस्ट कर सकती हैं आपस में, उनका नहीं, CH मैंने HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, हाँ SBI 5 अगर को एग्जिस्ट करती है तो दैट मीन्स इट्स टू मच ऑफ अ कंपटीशन एंड ईटिंग इनटू ईच अदर्स ना। आई एग्री विद यू कि इफ़ मैं मोनोपोली का फैक्टर अगर आपका रूल आउट हो जाता है कि नहीं है, बट CAGR दे रहा है, ROC दे रहा है, तो भी आप कंसिडर नहीं करोगे? नहीं, मैं टच नहीं करता। एंड दे हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर ए वाइल, वो काफ़ी सालों से हैं जो को एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके बावजूद मतलब अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता उनमें, आज भी एग्जिस्टिंग हैं इकट्ठे, तो दे आर हाँ, मैंने आई वुड हैव मेड लॉट मोर मनी, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसमें, इसलिए मैं उसमें नहीं जाता हूँ कि भाई ये हर माने दे आर ग्रोइंग बिकॉज एवरीथिंग इज ग्रोइंग, द बैंकिंग एज अ सेक्टर, ये वो सब कुछ ग्रो कर रहा है, तो वो ग्रो कर रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन थिंग्स स्टार्ट्स टू श्रिंक? करेक्ट, सबसे पहले बैंकिंग ही जाएगा। और नहीं, मैंने जैसे हुआ ही है, मैंने जो ये जो प्राइवेट बैंक्स है, दे फ्लरिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ PSU बैंक्स। और मैंने दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, आई कुड बी रॉन्ग। नाउ व्हाट आई थिंक इज कि फिनटेक विल फ्लरिश एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट बैंक्स। ओके, मैं आई थिंक आई एम गेटिंग, आई एम ट्राइंग टू मतलब समझ पा रहा हूँ आपकी बात। हाँ, एंड इट मे सो हैपन दैट RBI जो है बैंक को प्रोटेक्ट करके रखेगा एंड फिनटेक्स को अलग कोई एक जगह दे देगा कि भाई यू ग्रो ओवर हियर एंड लेट देम रिमेन ओवर हियर, एंड देन दिस बैंक विल एक्चुअली माने जॉइन हैंड्स विद द फिनटेक्स। दैट मे हैपन, बट इतना झमेला करने का जरूरत क्या है? इतना झमेला करने का जरूरत क्या है? हाँ, आपको तो 26, हाँ, बट 26% CAGR एक कंपनी में मिल रहा है तो पूरा उसी में डाल दो ना, आपका तो टारगेट अचीव हो रहा है ना। और लेट्स से डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो 3 तो है, और कितना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए? ऐसे लग रहा है कि स्वयंवर हो रहा है और बहुत सारी कंपनियां माला पकड़ के खड़ी हैं, रुको अभी। ओके, नेक्स्ट फैक्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है शबीर। लास्ट वाला जो फैक्ट बने, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि आपके सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए, सारे पैरामीटर्स हैं, सब कुछ है, बट आपका सेक्टर बड़ा नहीं हो रहा है। जैसे आपने वो वही बोला ना कि एक छोटे से प्लेयर, छोटे से उसमें एक मोनोपोली है, वो अगर अपने आप को बड़ा नहीं कर पा रहा है, टेक्सटाइल ले लो या पेपर इंडस्ट्री, नहीं, मैं आपको इससे भी बड़ा एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज इन 2013 ऑयल के सेक्टर में वो दिग्गज था, बट ऑयल का सेक्टर ही अब पूरा हो गया, माने उसके एक सीलिंग आ गई। तो देर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन दैट कैटेगरी एज वेल। तो वैसी जो कंपनीज होती हैं वो आपकी इज़ नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग, बिकॉज वो कंपनीज कोई और एक एरिया में फोरे करेंगी तब जाके देखा जाएगा, बट नॉट बिफोर दैट। दे आई थिंक उनको भी ये चीज़, दे वुड अंडरस्टैंड दिस एंड दे विल हैव टू ट्रांजिट समहाउ समवेयर, क्योंकि इफ़ दे वांट टू एग्जिस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो Colgate is a great example। माने इट हैजंट फॉरइड इनटू एनी बिजनेसेस, तो उसका 6-7% का ग्रोथ आता रहता है और वो चलता रहता है, तो वो FD की तरह पड़ा हुआ है। मेरे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन FD के आपको चाहिए तो Colgate इज़ अ बिग एग्जाम्पल। दे आर नॉट फोरिंग इनटू एनीथिंग एंड आई एम नॉट टू श्योर व्हाई, बट क्या करे Colgate? ब्रश पेस्ट में क्या कर रहे हैं? टेक ले आए कुछ? HUL ने क्या किया? HUL ने तो अपना प्रोडक्ट्स बढ़ाते गए ना, आपके नए नए प्रोडक्ट्स आते जाते हैं। ऐसे ही हर कंपनी बढ़ाती है अपने प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है। आपको नेस्ले ले लो, माने वर्ल्ड के ब्रांड्स जो हैं, दे इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। माने ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपको सिर्फ मुंह ही साफ़ करवाना है, आप कान भी करवाओ, बाल भी कराओ, ये भी कराओ, हाँ, कोलगेट का साबुन शैम्पू आता तो बाय करते लोग। हाँ, मैंने क्यों नहीं करता, उसके पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, सब कुछ है, बट आई मीन वो मैनेजमेंट की कोई भी डिसीजन होगी और वी डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें पूछनी है। पहली कि हाउ डू यू लुक एट उन सेक्टर्स को किस नज़र से देखते हो जो अभी इवॉल्व हो रहे हैं या हो सकते हैं, समथिंग लाइक अ ड्रोन इंडस्ट्री, समथिंग लाइक EV इंडस्ट्री, जो कि 2040 तक कुछ शायद होगा उधर, 2035-40 तक, बट आपके पैरामीटर्स में कहीं भी फिट नहीं बैठेंगे वो आज। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग कह लो उसको,
किस तरह से डू यू लुक एट दैट कॉन्सेप्ट? इसमें आई लुक एट इट इन टू वेज। तो फर्स्ट तो क्या है कि पैरामीटर्स में नहीं बैठेगी, बट अगर पैरामीटर्स उसके तरफ जा रहे हैं देन ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड। तो मैंने आपको ये बोला कि ROC अगर 12% भी है तो इफ़ द मैनेजमेंट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स 20 देन आई एम इंटरेस्टेड। सेकेंड कि भाई अगर आपका दूसरे पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, जो मैंने आपको बोला कि भाई एक पैरामीटर लेट से ROC 12 पे है या ROC 6 पे है, लेकिन आपका ग्रोथ 35-40% एक्सपेक्टेड है, तो आई मे लुक इनटू इट। जब मेरे को लगेगा कि भाई हाँ ठीक है ये सही लग रहा है, तो फिर अपने क्या करेंगे, उसमें एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके देखेंगे, छोटा मोटा 1% 2%, धीरे धीरे अपने उस, क्योंकि एक बिजनेस को आपको स्टडी करने में एटलीस्ट 15-17 महीने निकल जाते हैं। इट्स नॉट कि भाई आप डेली, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि हमको स्टॉक टिप्स दो, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ और एक यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी बोलते हैं। तो मैं बोला स्टॉक, मैंने आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट कि हाउ कैन अ पर्सन गेट ऑन अ डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे भी कैसे मिल सकता है, मंथली बेसिस पे भी कैसे मिल सकता है। और अगर मेरे को कुछ मिला तो सेबी के जो रूल्स हैं उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप किसी को वो बता नहीं सकते हो, और अगर आप बता सकते हो तो आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। टाइम फ्रेम है, लेकिन तो ये तो ऐसा हो गया कि भाई मेरे को गोल्ड का एक पॉट मिला है, लो आप रखो, मेरे को नहीं चाहिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपने ब्लॉग पे ओपनली अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और वो पोर्टफोलियो भी शेयर किए थे, लेकिन फिर सेबी का जो रूल्स को मैंने पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि दैट इज़ अगेन नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, क्योंकि पीपल आर जस्ट सीइंग कि भाई हाँ इसने ये खरीदा, मैं ये खरीद लेता हूँ। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि इसने ये क्यों खरीदा, एंड आई वॉज शोइंग कि भाई मैंने ये खरीदा और ये पैरामीटर्स की वजह से खरीदा। तो मैंने वो शायद 2010 या 11 में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, नहीं 15-16 में वो मैंने किया था 1 साल के लिए, ओपन पोर्टफोलियो जो मेरा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक मैंने ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रीनर में वो क्वेरी चलाऊंगा ये पैरामीटर्स के अगेंस्ट में है तो वो मैं देख कर लूँगा, क्योंकि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ भी देखता हूँ, फिर न्यूज़ को भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि एक कंपनी का नाम मैंने अभी तक नहीं लिया, डिवीज़ लैब, वो भी आपकी बहुत मोनोपोली बिजनेस है। अब मेरे को कैसे पता चला कि ये मोनोपोली है, तो 2016 या 17 में US FDA का उसको प्रॉब्लम आया और वो स्टॉक 2100 रुपये का स्टॉक लगभग 500 रुपये पे आ गया। तो हर फार्मा कंपनी का ऐसा ही हुआ था। तो जब 500 रुपये पे आया तब मेरे को पता चला, बिकॉज आई इन्वेस्ट इन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स में, ऐसा नहीं है कि मैं इन सब कंपनीज को ऐसे ही जाके कभी भी ले लूँगा, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ प्रॉब्लम दैट शुड कम टू दिस कंपनी, और वो प्रॉब्लम जब मेरे को लगता है कि सॉल्वेबल है देन आई इन्वेस्ट इन इट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सॉल्वेबल प्रॉब्लम डिटेक्ट करना ज़रूरी है। तो US FDA का प्रॉब्लम आया तो मेरा इंटरेस्ट जागा कि भाई हाँ ठीक है। तो मैंने देखा कि ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है 66% गिर गया था फ्रॉम टॉप 21,500 7 into 3 2100 से 700 पे जब मैंने खरीदा तब 700 भाव था, 500 तक आ गया बट 700 पे वो स्टेबल हुआ। तो मैंने देखा कि 66% गिर गया और इसका टोटल बिजनेस ही 50% है इन US। अच्छा, तो सारा डिपेंडेंसी उसका वहाँ पे ही है। हाँ तो 50% US में है, तो आप 66% प्राइस को ड्रॉप कर रहे हो तो वहीं पे वैल्यू है। फिर दूसरा मैंने देखा कि भाई US FDA ने बोला कि भाई ये सारे तुम यहाँ पे माने उन लोगों के लिए इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन ये एक दवाई तुम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो मेरे कान चमके कि भाई US FDA जो किसी के बाप की नहीं सुनता, वो डिवीज़ लैब को बोल रहा है कि सब कुछ इंपोर्ट बंद तेरा, सिर्फ ये एक दवाई तो इंपोर्ट कर सकता है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो मेरे को लगा कि ये दवाई तो अमेरिका में कोई बना ही नहीं सकता होगा, और तू फॉलो करे कि ना करे रूल्स, ये दवाई तेरे को देनी पड़ेगी। सो दिस इज़ हाउ आई रियलाइज कि ये एक मोनोपोली बिजनेस है। और 700 रुपये से अभी तक मेरे पास वो अकाउंट में पड़ा हुआ है। आज कितने पे है? तो 5,500 भी हो गया, 3,500 भी हो गया, 2,800 भी हो गया। लेकिन दिस तो ये ऐसे जो ग्रेट बिजनेसेस हैं उसमें सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स आवे, दैट इज़ द टाइम व्हेन आई बाई। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि किस तरीके से कुछ जो कंपनीज होती हैं जो आपके फोरम में नहीं आती,
बट बाय योर कंसिस्टेंट लर्निंग्स एंड रीडिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ दिस थिंग्स तो आप समझ जाते हो, या एक्सपीरियंस के साथ कोई भी इंसान समझ सकता है, बट दिस इज़ व्हाट यू हैव काइंड ऑफ गेन्ड। मेरा दूसरा सवाल आपके फ्रेमवर्क के ऊपर ये है कि हाउ डू यू मेक श्योर कि जो रिपोर्टिंग्स या जो कमेंट्री आप पढ़ रहे हो वो सच में ऑथेंटिक हैं, कंपनी मीन्स इट, या अपने नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए या पब्लिक डोमेन में अच्छा दिखाने के लिए खुद को कर रही है? हाँ, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ, बट क्या होता है कि आपको अगर एनुअल रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा झाग वाग और वो सब दिखे, हाँ, तो यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन अगर उसने प्रेजेंट किया है सही तरीके से, दैट इज़ वेयर इट मेक्स मी इंटरेस्टिंग। सेकेंड है कि भाई हर प्रॉब्लम आवे और वो CNBC पे आ जावे, तो मैं CNBC पे ये नहीं देखता हूँ कि भाई वो क्या बोल रहा है, मैं ये CNBC पे ये देखता हूँ कि कौन आके बोल रहा है। अच्छा, आप देख लो, मुरली DV कभी नहीं आएंगे, पेज इंडस्ट्रीज़ के जिनोमल्स कभी नहीं आएंगे, पीडीलाइट के आपको इंटरव्यू कहीं नहीं मिलेगा। अब आप देखो, मुरली DV तो मैंने फार्मा सेक्टर में, बायोकॉन शॉ करके कोई है, हर प्रॉब्लम वो CNBC पे आ जाती है। लेडी हैं शो मजुमदार, हाँ, शॉ मजूमदार, वो हर 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 उसमें CNBC पे आ जाते हैं। हाँ। तो मेरे को ये लगता है कि भाई मैंने मीडिया आपके लिए बनी है, आप मीडिया के लिए बने हो। दे आर यूजिंग द मीडिया द आप राइट अपना टाइम्स। धंधा करो। मुरली DV का आपको एक भी इंटरव्यू नहीं मिलेगा, उनका फोटो भी आपको शायद ही मिले ऑनलाइन। ऐसे जो बिजनेसेस हैं जो हर 2-3 दिन के बाद मीडिया पे डिस्प्ले होते रहते हैं कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरे को ये ऑर्डर मिल गया, तो दैट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू बूस्ट समथिंग। और जो बंदा काम करने में इंटरेस्टेड है वो काम करेगा, अर्निंग्स कॉल आएगा तो वो कॉल का जवाब देगा, ख़त्म, फिर वो काम पे लग जाएगा। आपकी PR टीम नहीं बैठी हुई है कि भाई CNBC पे आते ही रहो। तो CNBC पे आप आते हो, हाँ, इट्स नॉट कि भाई आप जैसे ऐसा नहीं है कि पेज इंडस्ट्रीज़ के कभी नहीं आए हैं या मेरे उसमें, बट कोई एक बहुत कुछ हो जाता है और उसका वो आ जाता है तो वो लोग आते हैं। तो पैटर्न नहीं है, रेगुलर पैटर्न नहीं है कि कुछ भी करते हैं टीवी पे आ जाते हैं। रेगुलर पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ, अर्निंग्स के लिए या कोई भी एक कॉल के लिए, जैसे TCS के आते हैं, हर क्वार्टरली अपडेट के बाद आते हैं, तो दैट इज़ नॉर्मल कि भाई TCS के आते हैं। लेकिन TCS के जो आते हैं वो मीडिया कंपनी को उनके घर पे बुलाते हैं, मैंने उनके ऑफिस पे बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ तो हाँ उठा के आप उसमें आ गए। आप अगर एनालिस्ट हो, आपका धंधा है ये काम करना, आपको कस्टमर्स चाहिए एंड यू आर कमिंग टू दिस, परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर कुछ है नहीं और जब भी मीडिया बुलाती है आप हाथ उठा के आ जाओ, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे TT जगन्नाथन करके एक हैं, TT के प्रेस्टीज के मालिक, यस, उनका एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था वीकेंडर में, CNBC TV 18 पे आया था कि उन्होंने कुछ एक गैस्केट सिस्टम वो किया था, उसको उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया ताकि बाकी सब हाउसहोल्ड में यूज हो सके। वो हाँ, फट जाता था ना, यूज हो सके, वो फट जाता था। हाँ फट जाता था, हाँ वो जो फट जाता था तो वो यूज। सो दिस इज द, मैंने ये जब मैं इंटरव्यू आपका पढ़ूंगा तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन बिजनेस डेफिनेटली, बट ही इज जेन्युइनली कंसर्न्ड एंड ही। उसका एक बैक स्टोरी ये भी है कि जब प्रेस्टीज के कुकर फटने शुरू हुए थे, शुरू में प्रेस्टीज के कुकर फटने शुरू हुए थे तो उन्होंने इसका सोल्यूशन लगा दिया। उसके बाद भी कुकर फटते थे दूसरी ब्रांड्स के, लेकिन लोगों में होता था अरे प्रेस्टीज फिर फट गया, प्रेस्टीज फिर फट गया, तो उन्होंने उसका पेटेंट नहीं करवाया ताकि सब लोग कर लो भाई, ताकि हमारा नाम खराब ना हो। दैट्स वन बैक स्टोरी टू इट। सो बट दैट एट द सेम टाइम इसका उनका इम्पैक्ट भी पड़ा रेवेन्यू का। दे कुड हैव डन इट एंड दे कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ रॉयल्टी आउट ऑफ इट। तो दोनों चीज़ें हैं, तो आई एग्री विद यू ऑन दैट काइंड ऑफ अ फैक्ट। कैडबरी के उसमें भी हुआ था कि भाई कुछ एक प्रॉब्लम हो गया तो फिर उन्होंने उसको ठीक किया। तो इट्स ऑलवेज भाई कुछ खराब तो हो ही सकता है, एट द एंड ऑफ द डे और बिजनेस ही उसको है। उन्होंने ठीक किया। हाँ, बट मैंने हाउ यू हैंडल इट शोज अबाउट योर पेडिग्री। और वो जब आपको उस टाइप के मैनेजमेंट में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है तो देन यू आर नॉट टू मच वरीड। हाँ ठीक है, कभी कभी आपका कोई एक पैरामीटर इधर उधर भी हो जाता है, कभी ग्रोथ का इशू आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, देन ऑल्सो यू हैव अ काम माइंड कि भाई ये मैनेजमेंट है तो इस सेक्टर में ये कुछ ना कुछ आगे संभाल लेगा। जी आई एग्री इन द फ्रंट कि चाहे कैडबरी है चाहे प्रेस्टीज है, दे कुड हैव पेटेंटेड एट देयर चॉइस एंड वो लगातार रॉयल्टी से पैसा ताउम्र कमा सकते थे, बट तो उन्होंने पैसा खोया है। दिस नो, आई एम नॉट टेकिंग अवे दैट स्टोरी एज वेल।
ओके। अच्छा, अपन इस तरफ गए हैं अभी कि आपके लिए आपको पता लग जाता है कि डार्क सिग्नल क्या है, ये टीवी पे आ रहे हैं बार-बार, कुछ ना कुछ मार्केट कर रहे हैं खुद को। व्हाट अदर सिग्नल्स आर देयर फॉर यू विद इन द रिपोर्ट्स, आउटसाइड मार्केट, न्यूज़पेपर्स में, जिसमें आपको आइडिया हो जाता है कि ये थोड़ा झोल हो रहा है, ये जो बता रहे हैं वो नहीं है। तो व्हाट आर द द रेड फ्लैग्स फॉर यू किसी भी कंपनी में? आई मीन मैं कभी न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही नहीं हूँ. आई नेवर ओपन अ न्यूज़पेपर. ओके, क्यों? पहले इसका आंसर दो, क्यों? मेरे को आज तक कभी भी मैंने कोई काम की इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे मिली नहीं. एंड बिकॉज आई एम मैंने मैं 2003 से ही डिजिटल हूँ, तो मेरे को सारे न्यूज़ तो मिल ही जाते हैं. और वो सेंसेशनल हेडलाइंस के पीछे कोई मतलब है नहीं, और अंदर का कहानी कभी होता नहीं है सही. और मैं CNBC TV18 या जी बिजनेस को भी अगर देखता हूँ तो इसलिए नहीं देखता हूँ कि वहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा. वो मैं इसलिए देखता हूँ कि वहाँ पे कौन क्या बोल रहा है. ठीक है. अब CNBC TV18 जो है वो हमेशा देखना कि वो लोग जो है डेटा को एनालाइज करते हैं. आज का जो वो अब 3:30 बजे जो अपने चालू किया था तब कि भाई डॉलर इंडेक्स इतना गिर गया, डॉलर इंडेक्स ये हो गया या ये हो गया. और आप जी बिजनेस पे मेनली देखोगे कि टिप्स ही टिप्स आती रहती है. 3 बजे ये ट्रेड ले लो, 2 बजे ये ट्रेड ले लो, 1 बजे ये ट्रेड ले लो, 12 बजे वो ये ट्रेड ले लो. टेलीग्राम टीवी चैनल है। हाँ, टेलीग्राम टीवी चैनल जैसा लगता है. लेकिन अनिल सिंघवी जी हैं, उनका जो कभी कभी मैं IPO का एनालिसिस देखता हूँ, वो मेरे को बराबर लगता है. बट ये 10 बजे का ट्रेड, 11 बजे का ट्रेड, 12 बजे का ट्रेड, वो कोई मतलब ही नहीं है. और उनको सिर्फ मैं इसलिए देखता हूँ कि भाई मैनेजमेंट से अगर वो बात करते हैं या जी बिजनेस का मैनेजमेंट के जो इंटरव्यूज़ आते हैं, जैसे मैं जिन जिन लोगों को फॉलो करता हूँ उनका जब इंटरव्यूज़ कोई लेते हैं तो उनको मैं देखता हूँ. जैसे बसंत महेश्वरी जी है या मोनीश पाबराई जी है, वॉरेन बुफेट ऑफ कोर्स उनका तो इंटरव्यू नहीं आता है, लेकिन कल ही उनका एक न्यूज़लेटर एनुअल शेयर होल्डर लेटर आया है. तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ मोर देन इनफ. न्यूज़पेपर इज़ नेवर इनफ, और उसमें कुछ नहीं होता है. ओके. लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि झोल कैसे पता चलता है, भाई आपको झोल पता करना ही क्यों है. अच्छा. आप देखो ROC अगर ऊपर नहीं है और ROC ऊपर जाने वाला नहीं है, उसका OPM ऊपर नहीं है, उसका OPM ऊपर जाने वाला नहीं है, तो मैंने झोल तक तो पहुंचने के लिए बहुत दूर है. मैंने अगर मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप देखें तो फर्स्ट स्टेज के भाई मैं थोड़े बहुत पैरामीटर्स देख लेता हूं ताकि मैं झोल वाली कंपनी वैसे ही निकल जाए. जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो है, ROC, ROIC करके एक है, वो भी देखते हैं. फिर और भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, अर्निंग्स यील्ड कितना है. उससे आपको आइडिया लग जाता है कि माने कहाँ पे क्या क्या हो रहा है. उसके बाद आप सेक्टर लीडर, मोनोपोली बिजनेस, सेकंड स्टेज. उसके बाद आपका थर्ड स्टेज आता है. उसके बाद आपको झोल देखना है कि भाई अब जब मैं पैसे लगाने जा रहा हूँ तब झोल है कि नहीं. मेरे को कभी झोल मिले ही नहीं. ओके. क्योंकि इन सब पैरामीटर्स जब आप देख लेते हो तो जैसे एज अ ब्लॉगर या उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस कंपनी में क्या करूं. जैसे अडानी का मेरे को 5-7 महीने पहले ही आया था. मैं बोला 800 के PE पे स्टॉक में कैसे ले लूं जिसका मार्जिन 2% है. तो अब उसमें आप झोल देखने कहाँ जाओगे. रह ही नहीं गया, यही झोल है. क्यों जाओगे. नहीं, मैंने अगर देखो अब मार्केट प्राइस कर रहा है और झोल है नहीं है वो बात की बात है. लेकिन आप अगर वो पैरामीटर पे ही वो आ जाओ. जैसे मैं यूनिक बिजनेसेस में लगाता हूँ तो अडानी को लेके मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए और मेरे ब्लॉग पे भी लिखा हुआ है कि अडानी में ही तो पैसा बन रहा है. तो मैंने वही बोला कि भाई एक बिजनेस जिसका प्रॉफिट मार्जिन 2-3% है और 800 के PE पे है तो वो कैसे होगा. अगर कोई मैंने सारे पैरामीटर्स को अगर पास कर सकता है, ROC तो अडानी पोर्ट्स में फिर भी नहीं हो रहा है, लेकिन अपने अज्यूम करें कि वो हो जाएगा. उसका OPM बहुत हाई है और इट्स ए यूनिक बिजनेस. अगर एक पोर्ट अडानी ने ले लिया तो वो ले लिया, तो अब वो पोर्ट यूनिक हो गया क्योंकि और कोई तो उस पोर्ट को ले नहीं पाएगा. तो अगर एक पोर्ट का बिजनेस मेरे को 50, 60, 70 के PE पे मिल रहा है तो मैं उसको कैसे वो करूँ. क्योंकि उसका जो माने ईयरली EPS था उसके शायद मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन काफ़ी हाई वैल्यूएशन था. लेकिन अगर मेरे को कोई एक बिज़नेस समझ में आता था तो वो अडानी पोर्ट समझ में आता था क्योंकि वो यूनिक था. लेकिन उसका अमाउंट ऑफ डेट जो है वो डेट कैसे पेमेंट करेगा, उसका जितना इंटरेस्ट जाने का है, उसका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट है दैट इज़ मच हायर देन उसका माने
ग्रोथ अगर नहीं है तो प्रॉफिट कैसे होगा, तो उन सब मैंने ये सब बेसिक्स में से ही निकल जाता है, तो झोल तक तो पहुंचता ही नहीं हूँ। और जो कंपनी में मैं एकदम एंड तक पहुंचता हूँ उसमें शायद ही मेरे को कभी झोल मिला हो। इस फ्रेमवर्क में कर्जा डेट कब जाके इम्पोर्टेंट हो जाता है? शुरुआत में ही इज दैट समथिंग दैट यू लुक एट कि उसका आरओसी भी सही है, उसका ओपीएम भी सही है, मोनोपोली भी है, देयर आर द कपल ऑफ फैक्टर्स व्हिच आई हैव काइंड ऑफ फॉरगॉट नाउ, बट ये सब कुछ ठीक हो रहा है, बट बहुत सारा पैसा कर्जे पे उठाया, तो डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा खराब वाला है। ऐसा होता ही नहीं है, कभी ऐसा होगा ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से आप ₹1,00,000 महीने का कैश फ्लो इन कर रहे हैं, ठीक है, और उस ₹1,00,000 के ऊपर आप ₹20,000 कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपने अगर अभी ₹1,00,00,000 भी ले लिया है तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल इतना अच्छा है कि आप जितना लोन लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप कह रहे हो कि इट्स ओके अगर आपने लोन भी लिया हुआ है, मेरे 5 फैक्टर्स में कर गया तो आई एम फाइन। ऐसा नहीं है कि लोन लेने से अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि आपका बिजनेस 3-4 साल के बाद वो इतना कैश जनरेट करता I है agree with you. कि आपको लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो डेट टू इक्विटी, मैं डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट वो देखता हूँ कि भाई डेट नहीं होना चाहिए रेट नहीं होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका आरओसी अच्छा है, लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप ₹1,00,000 के ऊपर 10% मेरे को दोगे तो मेरे को चलेगा, और आप 1,00,000 के ऊपर 25% कमा रहे हो, या जैसे अपने आप पीडीलाइट में देखा कि 25-30% कमा रहा है, तो वो बिजनेस को स्केल अप करने के लिए या 1 फैक्ट्री से 3 फैक्ट्री या 5 फैक्ट्री करने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ेगा। लेकिन फिर 5 फैक्ट्री जब हो जाएगा तो 5 में से जो प्रॉफिट आ रहा है वही छठी कर देगा, करेक्ट, तो उसको फिर कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि डेट जो है एकदम ज़ीरो होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए, लेकिन आप ग्रोथ के किस फेज़ पे हैं, और वहाँ पे अगर आपका आरओसी अच्छा है तो आपका 2-3 साल में वो डेट ख़त्म हो जाएगा। मैं देखता क्या हूँ डेट में, जो सब लोग जो देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, मैं देखता हूँ डेट इज सर्विसेबल और नॉट। माने आपका बिजनेस अगर ₹1,00,00,000 महीना का या ₹1,00,00,000 क्वार्टर का जनरेट कर रहा है, और आपका इंटरेस्ट पेमेंट ₹99,00,000 है, तो आपका उसमें 1% इधर उधर हुआ तो आप तो डेट सर्विस ही नहीं कर पाओगे। और दूसरा कि डेट टू इक्विटी रेशियो जब आप देखते हैं ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लीजिंग लायबिलिटीज़। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डेट टू इक्विटी रेशियो एक्चुअली हाई होगा लेकिन आपके बुक्स में डेट नहीं होगा। वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ कैसे देखना है। ये कंपनी है गो फैशन, गो कलर्स की, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.61 दिखाएगा, लेकिन ये एक्चुअली में डेट नहीं है। ये एक्चुअली जो वो लोग घर ऑफिसेस को जो भाड़े देते हैं उसका रेंट एग्रीमेंट की वजह से डेट दिखा रहा है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हाई है, लेकिन आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे बोरोइंग्स में तो बोरोइंग ज़ीरो है। सिर्फ लीज लायबिलिटी की वजह से, जो आपने लीज पे जो जगह ली हुई है रेंट पे, उसकी वजह से आपको बोरोइंग्स दिखा रहा है 294 करोड़, और उसकी वजह से आपको डेट टू इक्विटी रेशियो हाई दिखा रहा है, 0.5 के ऊपर है। जनरली क्या होता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन आपका जो डेट है वो कंपनी सर्विस कर पाएगी कि नहीं, आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आ रहा है उसमें से कितना पोर्शन आपका इंटरेस्ट में जा रहा है। अगर 50% से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट में ही चला जा रहा है तो दैट मीन्स इट विल बी टफ फॉर यू टू कीप सर्विसिंग योर डेट, और एक्सपांशन आपका कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है, 1-2 क्वार्टर में आप उतार दोगे, देन आई एम फाइन विथ इट। तो आप सिर्फ रेशियो देख के, ऑब्वियसली रेशियो देख के यू कांट रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपको डिटेल में जाना ही पड़ेगा। बट उसमें भी वो डिटेल का मतलब क्या है, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो इफ़ द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट तो पता है निकाल देगी, ज़्यादा देर लगाएगी नहीं। जो कंपनियाँ आपके फ्रेमवर्क में आती हैं मेजरली वो कंपनियाँ मैच्योर कंपनियाँ होंगी, ओवर पीरियड ऑफ टाइम तक अपने आप को प्रूव कर चुकी होंगी, और जो कंपनियाँ अपने आप नया सेक्टर बनाने की कोशिश कर रही हैं उस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी मोर और लेस। लेकिन डू यू थिंक इसमें जो एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप हैं या मिड कैप हैं जो अभी मोनोपोली नहीं है बट CAGR लेवल पे दे आर इवॉल्विंग टुवर्ड्स इट, उस पर आपकी नज़र रेगुलरली रहती है, और या रहती है तो वो आपकी नज़र में किस तरह से आती है? कंपनी जो है वो कितनी बड़ी है वो इम्पोर्टेंट नहीं मैटर करता है। ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का जो कॉन्सेप्ट है, ये म्यूचुअल फंड्स के लिए या सेबी के वो डिमार्केशन के लिए वो सब किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भाई
जिस कंपनी का मार्केट कैप 300 करोड़ है, 3000 करोड़ है या 3 लाख करोड़ है, तीनों मेरे पोर्टफोलियो में है। और डीमार्ट अगर एज एन एग्जांपल लें तो ये सारे पैरामीटर्स में आती है। और जब उसका आईपीओ आया था तब मेरे को नहीं लगा था कि ये मोनोपोली बिजनेस होगा, क्योंकि अमेज़न जो है वो इसको मारेगा, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था, विच वॉज रॉन्ग। लेकिन वो 600 रुपये पे लिस्ट हुआ, 300 का आईपीओ 600 पे लिस्ट हुआ और 6000 तक गया। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ये मूव अप कर रहा था। और तब तक मेरे को ये समझ में ही नहीं आया कि भाई ये मोनोपोली नहीं है। मेरे को ये समझ में आया कि ये मोनोपोली नहीं है, भाई डीमार्ट उसको मारेगा, रिलायंस उसको मारेगा। लेकिन ये कंपनी मेरी नज़र में थी क्योंकि ये राधा कृष्ण दमानी जी की कंपनी थी एंड आई फॉलो हिम एज अ पर्सन। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ही वुड नॉट गेट इनटू अ बिजनेस विच इज़ नॉट अ मोनोपोली। ही विल बिल्ड अ मोनोपोली बिजनेस, बट वो कैसे बनाएंगे वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब 6000 से कोविड में 3000 पे आई तब मेरे को उसमें समझ में आया कि भाई अब इसको अपने को समझना है। फिर भी मैं नहीं लिया क्योंकि मोनोपोली नहीं समझ में आ रही थी, बट आई केप्ट ऑन स्टडिंग। अभी मैंने 4000 के आसपास, 3500 के आसपास उसमें मैंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि वो मोनोपोली कैसे बना रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये समझ में आए कि भाई बिज़नेस कैसा है, क्या है। एलिमेंट्री स्टेज पे 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाला भी मोनोपोली हो सकता है। और ऐसी भी कंपनियां हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो 300 करोड़ की है। अगर आपको वो नाम लेंगे तो 20% सर्किट ही मार देगा सीधा। तो वैसी भी कंपनियां हैं जिनमें 1 या 2 के पी मल्टीपल पे भी अवेलेबल है, ओके। और वो मोनोपोली है। तो वो आपको माने थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ढूंढने की। लेकिन हाँ, यह है कि 10,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी की अगर आपने नाम लेते हैं तो वो एज एन एग्जांपल अपने समझा सकते हैं। लेकिन 300 करोड़ की नाम लेने से दैट वुड नॉट बी आइडियल। लेकिन हाँ, ये कंपनी जो है मोनोपोली होने के लिए आपको बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने ही सेक्टर में अपने ही तरीके से मोनोपोली बना सकते हो और धीरे 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 आप अपना वो एक्सपांशन कर सकते हो। ओके ओके। मैं फिर आई स्टिल आस्क यू सॉर्ट ऑफ से दिस कि ठीक है, आ गई कंपनी मोनोपोली बन गई या आपके पैरामीटर में भी फिट हो गई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप अखबार पढ़ते नहीं हो, डिजिटल मीडिया के थ्रू यू गेट इन्वॉल्व अवेयर रादर, तो किस तरह से आपको पता लगा है कि जो मेरा कंसिडरेशन सेट चल रहा है या जो मेरे कंसिडरेशन सेट से एग्री होके 15 कंपनियां दिख रही हैं मुझे जिसमें मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं और चलता रहेगा, मैं रीबैलेंस कब करूं, किस तरह से इसमें से कुछ हटाऊं, किस तरह से इसमें कुछ डालूं, हाउ डू यू गेट टू दैट, इज़ इट ए रेगुलर एक्सरसाइज या आप करते ही नहीं है? रीबैलेंस तो मैं आपको ये बता दूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आपको एक गार्डन बनाना है, ठीक है, पहले आप मुझे बताओ आप हंसे क्यों? क्योंकि ये रीबैलेंस जो है ना, ये जो वर्ड है ना, दिस इज फॉर द लूजर्स। क्योंकि रीबैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि जो माने जिसको प्रीडोमिनेंटली रीबैलेंस का आप डेफिनेशन देखें, लेट्स से डेट इक्विटी का जो बहुत फेमस चल रहा है कि भाई आपका डेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया तो आप उसको घटा दो, इक्विटी में ज़्यादा हो गया तो उसको घटा दो, यानी कि जो चल रहा है उसको बेच दो, जो नहीं चल रहा उसमें रखो। हाँ, लेट्स से आपने 50-50 डाला, ये ज़्यादा परफॉर्म कर गया तो अब इसमें ले लो। हाँ. और ये आपको अब विजडम लगती है क्योंकि जो चल चुका है अब वो नहीं चलेगा। अब मैं आपको इसका पर्सपेक्टिव पहले थोड़ा सा चेंज करवाता हूँ। लेट्स से आपको गार्डन बनाना है, ठीक है, तो आप उसमें क्या लगाओगे? फूल भी ऑप्शन है और मैंने जिसको वीड्स बोलते हैं वो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने फूल लगाए, धीरे 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 आपके उसमें वीड्स भी आ गए, तो फ्लावर्स को आप ब्लॉसम कराओगे और वीड्स को आप रिमूव करोगे, बराबर। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो चल रहा है उसको बेच के जो नहीं चल रहा है उसमें डालो, सॉर्ट ऑफ। तो इट्स लाइक रिमूविंग द फ्लावर्स एंड माने वाटरिंग द वीड्स। उल्टा कर रहे हैं आप। तो मैंने रीबैलेंसिंग, और रीबैलेंसिंग में ये कहता हूँ कि लेट्स से कि आई एम नोबडी एंड आप वैरेन बुफे का पोर्टफोलियो देख लो, 40% इज इन एप्पल, यू टेल हिम टू रीबैलेंस। व्हेन ही इन्वेस्टेड इन कोको कोला, 35 या 40% उसकी कोको कोला में थी, तो टेल हिम टू रीबैलेंस। तो रीबैलेंस इज फॉर लूजर्स कि भाई आपका जो चल रहा है
हाँ, अगर आपका नहीं चल रहा है उसमें से निकलना है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। कि भाई लेट्स से कि भाई अब पेडिलाइट मेरे को लग रहा है कि भाई अब वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया है एंड देयर इज नो ग्रोथ, तो आई टेक आउट। बट पीडीलाइट बहुत चल चुका है, तो पीडीलाइट में से निकाल के भाई जो नहीं चला है उसमें डाल दो। दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी। फेयर फेयर, आई गेट द पॉइंट। मैं ये करता हूँ कि आई मेंशन वन थिंग कि आई इन्वेस्ट इन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। तो अब अगर पिडिलाइट में जब लेट्स से मेरा एक पोजीशन हो गया, तो अब मेरा उसमें दूसरा पोजीशन तभी बनेगा जब उसमें फिर से कोई सॉल्वेबल प्रॉब्लम आएगा। जैसे डिवीज लैब्स में मेरा 700 रुपये का लिया हुआ था, 5,500 तक चला गया, आई डिडंट डू एनीथिंग इन बिटवीन। ठीक। 3,000 के नीचे आया, आई इन्वेस्टेड बिकॉज उसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो बहुत ख़राब आए। मैनेजमेंट को आपने अगर सुना हो तो उसको पता है कि भाई दिस इज़ द वर्स्ट क्वार्टर, और ये 3 मैंने वो लोग 2 क्वार्टर पहले से ये बोल रहे थे कि भाई 3 क्वार्टर तक ऐसा रहेगा, क्योंकि जो बेस पे वो कोविड की जो दवाइयाँ थी जिस बेस पे बिकी वो बेस पे अब नहीं बिक सकती है। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड, उसकी वजह से प्राइस हाफ हो गया, मैं फिर से एंटर करने के लिए तैयार हो गया बिकॉज दिस इज़ अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम। अगेन द ग्रोथ विल कंटिन्यू। यूएस एफडीए ने बोला कि भाई ये दवाई तुम्हारे सिवा तुम इसको आ सकते, दैट स्टिल रिमेन्स, उसका स्टिल वही वो है, डीएनए है। तो वो जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम आया तो आई इन्वेस्ट, ओके ओके, बट नॉट अदरवाइज। जैसे सेम डी मार्ट में भी आप देख लो 600 से 6,000 तक आई डिडंट टच। लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि भाई एज अ यूट्यूबर यू हैव अ यूट्यूब चैनल, और मैंने देखा है आपके शायद 3 या 4 यूट्यूब चैनल है, लेकिन एक शायद मेन चैनल है। हाँ, तो ऐसा तो आप नहीं करता, मेन चैनल बहुत बढ़ गया दूसरे को बढ़ाते हैं। द सेम शुड अप्लाई टू अ बिजनेस। मैं एक बिजनेस में पार्टनर हूँ, तो ऐसा तो मैं करूँगा ही नहीं कि भाई तेरा बिजनेस चल रहा है, अब तेरे को मैं गोली मारता हूँ, दूसरे को मैं दूंगा ये पैसे। वाई? सो रीबैलेंसिंग आई डोंट डू इट जनरली, बट हाँ मैं एग्जिट लेता हूँ। हाँ, मेरा सवाल एक्चुअली वही था कि कुछ फूलों में कांटे भी लग जाते हैं ना, तो एग्जिट आप किस बेस पे लेते हो? एग्जिट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या मेरे को ये 26% देगा अगले 10 साल तक। ओके, अगर नहीं है, जैसे सपोज करो HUL में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक इट कैन ग्रो एट 26%, इट कैन ग्रो इन सिंगल डिजिट, वो ग्रो करेगा, बट 26% का टारगेट वो मीट नहीं कर पाएगा। आई कुड बी रॉन्ग, बट एज एन एजुकेटेड गेस अगर मेरे को लेना होगा कि भाई व्हाट इज़ द चांस दैट HUL का 26% CAGR, मैंने प्राइस का नहीं बिजनेस का ग्रोथ आएगा, तो मेरे को वो प्रोबेबिलिटी 0 लगती है। लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई और ऐसे बिजनेसेस हैं जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये वो जो 26% से ग्रो कर पाएंगे, जैसे PI इंडस्ट्रीज और पीडीलाइट, आई थिंक दे कैन स्टिल ग्रो एट 26%। इफ दे कैन ग्रो एट 26%, प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस जो है वो आपको 26 से ज़्यादा ही देके जाएगा। ओके ओके, फेयर फेयर यार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक एज एन इन्वेस्टर, क्या कैन दिस बी डन लाइक होल डे? कैन यू बी अ फुल टाइम इन्वेस्टर? फुल टाइम ट्रेडर तो सारे बन रहे हैं आजकल, बट फुल टाइम इन्वेस्टर बन सकते हैं? फुल टाइम इन्वेस्टर मैंने आई हैवंट थॉट ऑफ, ओके, बट क्योंकि मैं ये जितना भी आप मेरे से अभी जो सुने हैं, दिस इज जनरली आई डू इट ऑन अ वीकेंड। अच्छा अच्छा बस उसमें हो जाता तो है। मैं ऐसा नहीं, उससे हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी आपका रिपोर्ट आया और अभी आपको पढ़ना ज़रूरी है, और वो 15 पेज 20 पेज का रिपोर्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप 3:30 बजे से पहले पढ़ लोगे उसको। लेकिन अगर वो रिपोर्ट के ऊपर मेरे को कुछ माने प्राइस कुछ ऐसा हो रहा है, प्राइस बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैं उसको खोल के देख लेता हूँ, ठीक है, कि भाई अपने को भी समझ में आया कि भाई ये प्राइस इतना क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी कभी आता है कोई रिपोर्ट आने के बाद 5% नीचे और फिर 7% ऊपर, तो वो क्यों होता है, वो समझने के लिए आप शायद खोल लो। लेकिन आप स्क्रीनर में अगर ट्रैकर लगा के रख देते हो, तो हर रोज़ आपको सुबह में मेल आ जाता है कि भाई क्या क्या अपडेट आया आपके, एंड दैट इज़ गुड इनफ। आपको स्टडी, जैसे मैंने बोला कि एक कंपनी को स्टडी करने में 15, 16, 17 महीने भी कभी कभी लग जाता है, तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि आई डू इट ऑन वीकेंड्स, क्योंकि मेरा खुद का फ्रीलांसिंग का बिजनेस है, एज अ डेवलपर हूँ, मेरा खुद का ब्लॉग्स है, आई लाइक राइटिंग, फिर मेरे को डिबगिंग का भी शौक है, तो मैं कभी कभी एनुअल रिपोर्ट्स डिबग करता हूँ। मैं 2006 से 12 तक मैं भी एक डेवलपर था। 6 years आई हैव डेवलप्ड फ्यू एप्लीकेशंस। आई वाज वर्किंग एज वर्किंग इन फी और IBM में मैंने 6 साल लगाए हैं। जावा J2E चलता था तब,
अभी पता नहीं चलता है या नहीं, लेकिन तब चलता था। बराबर। नहीं, अभी भी चलता है। जावा तो अपना ये एंड्रॉयड ऐप में उसमें चलता ही है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में जावा ही चलता है। तो यू हैव कैरिड दैट पैशन टिल डेट, दैट्स अमेजिंग। मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं डेवलपमेंट छोड़ना नहीं चाहता हूँ, उसमें मेरे को मज़ा बहुत आता है। सुपर्ब। मेरा आखिरी सवाल है शबीर, एंड आई वुड वांट यू टू, बिकॉज दिस इज़ फॉर ऑडियंस, पूरे सारा कुछ ऑडियंस के लिए था, लेकिन ये जो सवाल है दिस इज़ फॉर स्पेसिफिक पीपल जो आज की तारीख में 22-23 साल का लड़का या लड़की हैं जो कि जॉब शुरू कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको पहली सैलरी मिलने वाला है या मिल रही है, और दे वांट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो फॉर देम इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स साइड लेवल पे, और मान लीजिए कि उनकी सैलरी अराउंड 20 से 25 हज़ार रुपये है आज, जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जाएगी, जो कि आप खुद भी, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन रिलेट टू योरसेल्फ। तो क्या प्लान, क्या आइडिया देंगे आप कि किस तरह से उनको देखना चाहिए फॉर देयर सेविंग्स एंड देयर इन्वेस्टमेंट्स, एंड कितना ज़रूरी है उनके लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि दिस इज़ ऑल्सो मच मोर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग रादर देन अ डे टाइम ट्रेडिंग विच कैन गो अलॉन्ग, और कर सकते हैं, करना चाहें, बट वाई इन्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम फॉर अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। इन्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए बिकॉज राइट नाउ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर मनी, माने एज एन ऑडियंस यू हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर मनी, यू हैव टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू। यस। और जब आप अपनी पैसे को अपने लिए कमाने के लिए भेजोगे तभी आप रिच या वेल्दी बन सकते हो। अभी सिर्फ आप अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन कर सकते हो। आप जितना भी कमाओगे, भले मैं ये कहता हूँ कि द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन हु इज़ चार्जिंग से 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपीज़ पर सिटिंग, ही इज़ ऑल्सो नॉट अमंग द टॉप बिलियनर्स ऑफ इंडिया। यस। क्यों? बिकॉज ही इज़ वर्किंग फॉर मनी। If he lets his money works for himself, then he will multiply. तो आप कितना भी कमा रहे हो वो आप अपनी लाइफस्टाइल के लिए ही कमा रहे हो, और हमेशा आप 25 कमा रहे हो तो आपको 1 करोड़ का फ्लैट चाहिएगा, आप जब 50 कमाओगे तब आपको 2 करोड़ वाला फ्लैट पसंद आएगा, और जब आप 1 लाख कमाओगे तब आपको 4 करोड़ वाला फ्लैट पसंद आएगा। तो आपका EMI तो उतना ही जाना है। इट्स जस्ट दैट यू विल इंक्रीज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग। वैसे ही आपकी गाड़ी भी वैसी होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप नैनो चला के खुश रहोगे, भाई मैं नैनो चला रहा हूँ 2 लाख रुपए महीने का कमा के। इट विल नॉट हैपन। तो योर एक्सपेंसेस विल ऑल्सो ग्रो। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ आपका जो इनकम और एक्सपेंस है उसको पॉजिटिव में रख के सेविंग करके अपने पैसे को कमाने भेजो। जब आप अपने पैसे को कमाने भेजोगे और उसके पीछे आपको ध्यान नहीं देना है, तभी आप पैसे वाले बन सकते हो। अगर वो पैसे को भी आपने भेजा और उसके पीछे आपको दिन के 10 घंटे देने के हैं, तो आप तो पैसे को भेजे ही नहीं हो, तो ट्रेडिंग ही क्या कर रहे हो आप। तो जैसे वॉरेन बुफे कहते हैं इंडेक्स फंड में या ETF में इन्वेस्ट करना। अगर आप 2-5 हज़ार रुपये महीने का अभी बचा रहे हो, या इवन इफ इट इज़ 10% ऑफ योर सैलरी, यू कांट बी डूइंग इन्वेस्टिंग। आप इतना स्टडी, इतना वो सब नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं दे सकते हो। एक अच्छे से बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप फंड में डाल दो। वंस यू बिल्ड अ कॉर्पस, जब आपको लगे कि भाई म्यूचुअल फंड में से तो मेरे को 10% ही आ रहा है या 12% ही आ रहा है, देन यू ट्राई टू बीट दैट फंड। हाँ, यू डोंट नीड टू बीट एन इंडेक्स। जैसे आज ही वॉरेन बुफे का लेटर आया है, कल आया 28 फरवरी को, कि भाई उन्होंने 19% से CAGR रिटर्न दिया है, S&P ने 9% से दिया है, 9.9 या ऐसा कुछ है। तो ये जब बीटिंग की बात आती है, अब सपोज करो आपने भी इतना कुछ स्टडी कर लिया और 2 लाख रुपए आपने लगा लिए और आपने 10% से बीट कर लिया, तो आप 20,000 रुपये ज़्यादा कमाए। तो 1 साल में 20,000, तो महीने का 2,000। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट। राइट नाउ यू पुट इट इन एन इंडेक्स फंड, ETF और कोई भी एक म्यूचुअल फंड में डाल दो, डालते जाओ। वंस यू बिल्ड अ कॉर्पस, देन यू स्टडी, गो डायरेक्ट। क्योंकि पैसा तभी बनेगा जब आप अपने पैसे को खुद उसको बढ़ाने के लिए लगाओगे। और अगर मैंने इम्पॉर्टेंट एक ये चीज़ है, ये मैं बहुत बोलता हूँ कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन मेक यू मनी, यू आर आइदर फाइंडिंग हिम ऑन द रॉन्ग प्लैनेट और एट द रॉन्ग टाइम। ऐसा कभी होगा नहीं। तो इस प्लैनेट के ऊपर अगर आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाए कि भाई आप 1 लाख रुपया दो, आपको महीने का मैं 2,000 रुपये बना के देता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये इस प्लैनेट के ऊपर और इस युग में तो पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू लुक फॉर, माने एलन मस्क मार्स पे जा रहे हैं,
वहाँ पे शायद कोई मिल जाए तो अलग बात है। तो देखो, बात समझाने का तरीका एक होता है नॉर्मल कि यार ऐसा कोई हेल्प नहीं करता, दूसरा है ये युग भी सही नहीं है और ये प्लेनेट भी सही नहीं है। हाँ, मैंने ऐसा हो सकता था 1000 साल पहले शायद ऐसा आपको कोई मिल भी जाता। हाँ, और शायद Aliens करते हों। मार्स पे या एलियंस कोई ऐसे होंगे जो ये कर देते। बट मैंने इन दिस टाइम मैंने देयर आर ओनली 2 पीपल ऑन दिस प्लैनेट हु आर वर्किंग फॉर यू, आइदर यू और योर डैड। इवन योर सन विल नॉट वर्क फॉर यू, क्या बात है, सो रिमेंबर दैट। क्या बात है शबीर, बहुत मज़ा आया यार। वी स्टार्टेड विद अ पर्सनल कॉन्वर्जेशन, पर इतना डेप्थ एनालिसिस स्टॉक मार्केट के, कंपनी के ऊपर चले गए, चीड़ फाड़ कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया कंपनीज का। क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी लोगों को द नज़रिया कि बिना अखबार देखे भी यू कैन फिगर आउट, दैट ऑल्सो इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एक नज़रिया चेंज होना चाहिए। एंड ट्रेडिंग इज़ अ ग्रेट थिंग, बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टिंग इज़ समथिंग दैट बहुत ज़्यादा लोग ओवरलुक करते हैं। और बाय व्हाट आफ्टर हियरिंग यू, ये क्लियर हो गया है कि नहीं करना चाहिए ओवरलुक। इट हैज़ अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर इन द मेकिंग फॉर एवरीबडी, अगर वो उस पर ध्यान देते हैं तो। थैंक यू सो मच, आपने गिवन सो मच टाइम। वी बीन शूटिंग द लास्ट 1.5 hours एंड आप ऑलमोस्ट। बहुत मज़ा आया शबीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।